উপস্থিত আছেন ওয়েলফেয়ার পার্টির রাজ্য সভাপতি আব্দুল নঈম সাহেব, রাজ্য কোষাধ্যক্ষ জালালউদ্দিন আহমদ সাহেব, মিডিয়া কোঅর্ডিনেটর তথা রাজ্য সম্পাদক মামুন আক্তার হোসেন সাহেব সহ সুপ্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ, আজ ওয়েলফেয়ার পার্টির ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারির রাজ্য সফরকে কেন্দ্র করে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে রাজ্য পার্টি অফিসে। এই পার্টি অফিসে আপনারা যারা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে এসেছেন, আপনাদেরকে ওয়েলফেয়ার পার্টির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সেই সাথে সাথে আজকে সারা ভারতবর্ষের বর্তমান যে অর্থনৈতিক অবস্থা গোটা বিশ্বের নিরিখে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দিনের পর দিন ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য দিনের পর দিন কমছে এবং সেই সাথে সাথে বেকারত্ব যেখানে বাড়ছে দিনের পর দিন, কর্মসংস্থান নেই, শিল্প নেই, কারখানা নেই। এই মতো পরিস্থিতিতে কর্পোরেটদের সুবিধা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন রকমের আইন, বিভিন্ন রকমের বিধান রচনা এবং সেই সাথে সাথে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে যে বিভেদের রাজনীতি অব্যাহত রয়েছে, ভারতবর্ষের মানুষের যে আশা আকাঙ্ক্ষা, ভারতবর্ষের মানুষের যে মূল সমস্যাকে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এর আমরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং সেই সাথে সাথে এটা আমাদের জন্য বড় উদ্বেগজনক বিষয়। সেই সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গ যদি আমরা দেখি যে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও দীর্ঘ এই শাসক দলের আয়ত্তাধীনে পশ্চিমবঙ্গের যে আর্থসামাজিক অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হচ্ছে। এখানে কর্মসংস্থানের অভাব, নিয়োগ নেই, দিনের পর দিন নিয়োগের দুর্নীতি, বেকারত্ব দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তো এই সমস্ত বিষয়কে সামনে রেখে আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। উনি মূলত আপনাদেরকে অ্যাড্রেস করবেন, তারপরে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেই প্রশ্নের উত্তর আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আমি ডক্টর এসকিউআর ইলিয়াস সাহেবকে তার মূল্যবান মতামত আপনাদের সামনে পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি। दोस्तों और साथियों, अभी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट शाहजहानी साहब ने वो इश्यूज आप सामने रखे हैं जिस पर हमें आज आपसे बात करनी है। तो इसका सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2020 which has been presented in the parliament, and after the opposition of the opposition parties it has been referred to JPC, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी जब ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया और उस पर अपोजिशन की पार्टियों ने आपत्ति उठाई और उसे असंवैधानिक बताया। उसके बाद उसको जेपीसी के हवाले कर दिया गया। आप जानते हैं जेपीसी 31 मेंबर जेपीसी थी, जिसमें 20 मेंबर्स जो थे वो रूलिंग पार्टी के थे, रूलिंग पार्टी उसके अलायंस के, एनडीए के, और 11 मेंबर जो थे वो इंडिया अलायंस की अपोजिशन पार्टी से थे। वो जो जेपीसी थी वो अगस्त 2024 में बनी थी और उसने जनवरी 2025 में अपना रिपोर्ट दे दी। आप देखिए, हमारे देश के अंदर कभी भी कोई बिल बनाया जाता है या कोई पॉलिसी तय होती है तो जिस सेक्शन के लिए, समाज के जिस सेक्शन के लिए वो पॉलिसी बनाई जा रही है उससे पहले वार्तालाप होती है, उससे बातचीत होती है। लेकिन ये पहला बिल है वक्फ तरमीमी बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल, जो मुसलमानों से बात किए बगैर पार्लियामेंट पेश किया, इसलिए मुसलमान ही इसके रियल स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये बिल जब पार्लियामेंट पेश किया गया तो अपोजिशन ने इस पर आपत्ति जताई, बहुत ज्यादा इस पर हंगामा हुआ पार्लियामेंट में, और उसके बाद जेपीसी का गठन कर दिया गया। हम ही समझते थे कि जितने मुद्दे पार्लियामेंट में उठाए गए हैं उन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी और
उनका समाधान निकाला जाएगा। जेपीसी ने जिस तरह काम शुरू किया, उसने पहले मिनिस्ट्रीज को बुलाना शुरू किया, रेलवे मिनिस्टर्स को, मिलिट्री के लोगों को, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों को। तो हमने उस पर आपत्ति जताई कि साहब ये जिनों के लिए लाया गया है पहले उनसे बात होनी चाहिए, आप क्या इससे उससे बात कर रहे हैं, उनका क्या इसमें वो है। तो बहरहाल हमको बुलाया गया उसके बाद, मुस्लिम मसला बोर्ड को, और जितनी मुस्लिम संस्थाओं ने कही थी हम बात करना चाहते हैं, उन सबको टाइम दिया गया। हमने मुस्लिम मसला बोर्ड ने 211 पेजेस पर अपना आर्गुमेंट सामने पेश किया, जिसमें हमने विस्तार से बताया कि जो 44 अमेंडमेंट पेश किए गए हैं उनमें से एक भी अमेंडमेंट ऐसा नहीं है जिसको हम लोग सपोर्ट करें। व्हाट वर आवर रीजन, उसका हमने डिटेल में पेश किया, एंड व्हाई वी आर अपोजिंग इट वो भी बताया। उसके बाद जो है उन्होंने और भी संस्थाओं से बात की। फिर इन द मीन टाइम उन्होंने ये पब्लिक से, जनरल पब्लिक से पूछा कि आपकी क्या राय है इसके ऊपर में, आपका क्या कमेंट है, ईमेल के जरिए आपको भेजिए। तो मुस्लिम मसला बोर्ड ने पूरे मुसलमानों से देश के ये कहा कि आप अपनी बात रखिए जेपीसी के सामने, और हमने एक QR कोड बनाकर उनको दे दिया कि इसके जरिए से अपनी बात आप पेश करें। तो आप हमारे कोशिशों से सिर्फ 13 दिन मिले थे हमको, 13 दिन में हमने 5 करोड़ लोग की ईमेल्स जो है जेपीसी को भेजे, जिसमें से 3 करोड़ 66 लाख 66 लाख ईमेल जो थे वो बोर्ड की कोशिशों से हुए थे। बाकी दूसरी संस्थाओं ने मिलकर 5 करोड़, तकरीबन 5 करोड़ ईमेल भेज दिए। वो ईमेल एक ही जैसे थे कि भाई हम ये जो बिल लाया गया है हम इसको मानते नहीं है, इसको रिजेक्ट करते। लेकिन जेपीसी ने जिस तरह से बातचीत की, जिस तरह से लोगों को बुलाया, RSS के लोगों को बुलाया, विश्व परिषद के लोगों को बुलाया, मुस्लिम राष्ट्र मंच के लोगों को बुलाया, तो ऐसा लग रहा था कि वो उनको इससे दिलचस्पी नहीं मुसलमान क्या बोलते हैं, कि उनको इससे दिलचस्पी दूसरे लोगों की राय क्या है, दूसरे लोगों का पक्ष क्या है। बहरहाल जेपीसी ने में अपोजिशन पार्टीज ने, जो अपोजिशन पार्टी थे 11 मेंबर थे, उन्होंने पूरे 44 अमेंडमेंट के ऊपर विस्तार से अपनी पक्ष रखा कि हम इसको नहीं मानते और हमारा पक्ष ये है। जेपीसी में चूंकि आप जानते हैं कि मेजॉरिटी जो थी वो रूलिंग पार्टी की थी, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, और रूलिंग पार्टी के जो लोगों ने 14 पेश किए थे अमेंडमेंट उसको एक्सेप्ट कर दिया। तो जाहिर है कि आप समझ सकते हैं कि ये बीजेपी का जो तरीका है किसी भी चीज को लाने का पार्लियामेंट में, वो तानाशाही पर मबनी है। उन्हें लोकतंत्र से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो किसी से मशवरा नहीं करना चाहते, किसी की बात को मानना नहीं चाहते। तो अब जाहिर है वो पार्लियामेंट में आने वाला है वो बिल, और अंदेशा ये है कि जो पार्लियामेंट में इनकी मेजॉरिटी है अलायंस को मिलाकर, तो वो हो सकता है कि वो पारित भी हो जाए, मंजूर भी हो जाए। तो हमारा कहना यह है, हमारी आपत्ति क्या है इस बिल के ऊपर, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्शन। अब जाते हैं विस्तार करने। देखिए एक बात तो ये बता दें हम आपको कि वक्फ जो है कानून, वो मुसलमानों के लिए नहीं है, सिर्फ हिंदुओं के जो मठ है, हिंदुओं के जो मंदिर है, उनके भी बड़े बड़े संस्थान बने हुए हैं, उन सब के लिए एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है। जितने सपोर्ट, जितने तहफुजात, जितनी बातें मुसलमानों को दी गई है, उतनी ही बातें हिंदू एंडाउमेंट को भी दी गई, उतनी ही बातें सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी दी गई, और भी लोगों की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को वक्फ के अंदर वो तमाम प्रोविजन दिए गए। दूसरी बात यह कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो मस्जिद है, वो मदरसा है, वो कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड, वो ईदगाह है, वो खानका है, वो दरगाह है, या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं जो मुसलमानों ने जगह जगह बनाए हैं, मतलब ये कि ऑर्फनेजेस हैं, विडोर्स के लिए हैं, और भी इस तरह की चीजें। और ये वक्फ बनता कैसा है? वक्फ बनता ये कि मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मैं उसको वक्फ करना चाहता हूँ मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, ईदगाह के लिए, या किसी और चैरिटेबल काम के लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई मैंने ये प्रॉपर्टी, ये इतनी जमीन, ये इतने एकड़ जमीन जो है वक्फ कर दी। तो वक्फ के लिए शर्त ये है कि वो जमीन उस आदमी की अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नंबर 1। और वक्फ क्यों करता है आदमी? हमारे यहाँ एक धार्मिक कंसेप्ट है कि कोई आदमी
मर भी जाता है तो उसका पुण्य उससे मिलता रहता है उनको, जो वक्फ किया है पार्ट। तो ये धार्मिक भावनाओं से लोग वक्फ करते हैं। अब क्या हुआ कि ये पहली बात तो ये कि सरकार की जमीन नहीं है, ये लोगों की अपनी जमीन है, और ये सिलसिला आज से नहीं है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चला आ रहा है। तो ये जो वक्फ एक्ट बना है हमारे देश में, सबसे पहले वक्फ का कानून बना था 1823 में, 1823, जब अंग्रेज का शासन था। उसके बाद भारत के आजाद होने के बाद में 1954 में पहला वक्फ एक्ट बना। उसके बाद से लेके वक्फ एक्ट में जितनी भी संशोधन हुए हैं 2013 तक के, वो स्टेक होल्डर्स यानी मुसलमानों से बात करके लाए गए। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुसलमानों से कोई मशवरा नहीं किया गया, कोई बात नहीं की गई, कोई वार्तालाप नहीं हुआ, और वक्फ बिल पेश कर दिया पार्टी। तो ये वक्फ बिल जो है वो उसमें 44 धाराएं हैं, 44। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे वक्फ एक्ट को ओवरहाल कर दिया गया। ऐसा कभी नहीं होता है, एक अमेंडमेंट, 2 अमेंडमेंट, 3 अमेंडमेंट लाए जाते हैं, 44 अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट पेश किए। उसमें क्या चीज है जो हमारा ऑब्जेक्शन है? पहली बात तो ये है कि वक्फ को चलाने के लिए, वक्फ के इदारों को देखने के लिए 2 इंस्टीट्यूशंस क्रिएट होते हैं। एक होता है वक्फ बोर्ड जो स्टेट लेवल पे क्रिएट होता है, और एक होता है सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो सेंट्रल लेवल पे होती है। ये दोनों काउंसिल जो होती है, इसके जो मेंबर्स होते हैं, इलेक्ट होते हैं, वो सब के सब मुसलमान हैं। चाहे वो पार्लियामेंट से आ रहे हों, चाहे वो असेंबली से आ रहे हों, चाहे वो बार काउंसिल से आ रहे हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से आ रहे हों, उनके लिए मुसलमान होना पहली शर्त है, कंडीशन। इन्होंने अभी जो बिल पेश किया गया उसमें इन्होंने कहा कि 2 नॉन मुस्लिम्स उसके पर मेंबर होंगे कंपल्सरीली, और बाकी भी मुसलमान होने की शर्त हटा दी गई। मतलब ये कि वो मुसलमान हो भी सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि वक्फ में जो लोग आते हैं वो इलेक्ट होके आते हैं वक्फ बोर्ड में। इन्होंने वक्फ इलेक्शन खत्म करके नॉमिनेशन कर, ये पहला ऑब्जेक्शन है हमारा। दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि वक्फ बिल जो है वो, उसमें एक सेक्शन है जो कहता है वक्फ बाय यूजर। इस्तेमाल की वजह से कोई चीज वक्फ होती है। मतलब एक मस्जिद है, उसमें कई 100 साल से नमाज पढ़ी जा रही है। एक मदरसा है, कई 100 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं। एक ईदगाह है, कई साल से वहां नमाज हो रही है। एक कब्रिस्तान है, ग्रेव यार्ड है, वहां भी लोगों को दफन किए जा रहे हैं। लेकिन लैंड रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहीं उनका जिक्र नहीं है, ना वक्फ बोर्ड से वो रजिस्टर्ड है, लेकिन वो वक्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। दे वर यूज्ड एज ए वक्फ, सो वक्फ बाय यूजर में दे हैव बीन कंसीडर्ड एज ए वक्फ प्रॉपर्टी। दिस गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड दैट सेक्शन। ये कह दिया कि अब वो वक्फ बाय यूजर की क्लॉज नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने ये की कि हमारे देश में एक लॉ ऑफ लिमिटेशन है, लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन। लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन क्या है? किसी की भी प्रॉपर्टी पे XYZ किसी आदमी ने कब्जा कर लिया, इंक्रोचमेंट कर लिया, तो वो कब्जे को अगर उस पार्टी ने जिसकी जमीन ने चैलेंज नहीं किया 12 साल तक के, तो कानून ये कहता है कि जिसने कब्जा किया उसकी जमीन हो जाएगी। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी को, हिंदू एंडाउमेंट को और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लॉ ऑफ लिमिटेशन से एग्जेम्पशन दिया हुआ था। इन्होंने अभी वक्फ के कानून में से लॉ ऑफ लिमिटेशन के एग्जेम्पशन को खत्म कर दिया। अब अगर कोई आदमी ने कब्जा कर लिया वक्फ की प्रॉपर्टी पे और 12 साल तक वक्फ बोर्ड ने उसको चैलेंज नहीं किया, तो अब वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। इसके वजह से ये अंदेशा है कि पंजाब में, हरियाणा में ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टी है जो वक्फ बाय यूजर की कैटेगरी में आती है, उन पे दूसरों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन लीगली वो जमीन उनकी नहीं। अब अंदेशा यह है कि वो जमीन भी उनकी हो जाए। तीसरी बात यह है कि इसमें एक सेक्शन बढ़ाया गया, वो सेक्शन है गवर्नमेंट। यानी ये कहा गया कि गवर्नमेंट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, कैन बी स्टेट गवर्नमेंट, कैन बी ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कैन बी एनी ऑटोनोमस बॉडी। अगर उसका कोई क्लेम है वक्फ की प्रॉपर्टी पे, दैट विल नॉट बी डिसाइडेड बाय वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्राइब्यूनल, दैट विल बी डिसाइडेड बाय कलेक्टर। कलेक्टर तय करेगा कि ये प्रॉपर्टी का क्लेम गवर्नमेंट का सही है या गलत है।
आप सोच सकते हैं कि वक्फ बोर्ड ये कलेक्टर किसके पक्ष में फैसला देगा? कलेक्टर गवर्नमेंट का सर्वेंट होता है, गवर्नमेंट के पक्ष में फैसला दे देगा। फिर ये इसमें एक क्लॉज और है कि कोई भी आदमी इस्लामी शरीयत के मुताबिक वक्फ कर सकता है, लेकिन अभी कंडीशन ये लगा दी गई कि वो आदमी 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। 5 साल तक। ये कौन डिसाइड करेगा वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, मोदी जी डिसाइड करेंगे। नमाज पढ़ता है कि नहीं, रोजा रखता है कि नहीं, हज किया कि नहीं, कौन डिसाइड करेगा? तो ये भी गलत है। शरीयत इस्लामी कानून जो है, किसी आदमी को वक्फ करना है, वो प्रैक्टिसिंग हो या नॉन प्रैक्टिसिंग हो, ही कैन मेक वक्फ। तो ये भी एक संशोधन लाया गया इसके अंदर कि वो 5 साल तक रखें। पहले हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी अपनी प्रॉपर्टी को मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए वक्फ कर सकता था। अब वो पाबंदी लगा दी गई, कोई हिंदू, कोई नॉन मुस्लिम अब अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर सकता। फिर एक बात और है इसके अंदर, इस कानून में, कि पहले कोई भी डिस्प्यूट खड़ा होता था तो ट्राइब्यूनल बनाता था वक्फ बोर्ड, लेकिन अब ये कर दिया गया कि अब ट्राइब्यूनल में 3 मेंबर होते थे, एक डिस्ट्रिक्ट जज, एक शरीयत का जानकार और एक कानून का जानकार। शरीयत के जानकार को ट्राइब्यूनल से निकाल दिया। फिर एक बात यह है कि वक्फ बोर्ड जो है हर 10 साल में सर्वे करवाता है, उसके लिए सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करता है। अब ये कहा गया कि सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करने का इख्तियार वक्फ बोर्ड को नहीं होगा, बल्कि वो कलेक्टर को। फिर इसी तरह से ऐसे कई चीजें इसमें लाई गई हैं जिससे कि वक्फ की हैसियत बदल जाती है। हमारा मानना ये है कि ये वक्फ कानून जो लाया गया है, ये गवर्नमेंट ये कह रही है ट्रांसपेरेंसी करने के लिए लाया गया है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि मुसलमानों की जो गरीब जनसंख्या है उसको फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है, लेकिन ऐसी कोई बात इस कानून में नहीं। हमारा मानना ये है कि ये कानून लाया गया है वक्फ की प्रॉपर्टी का कब्जा करना। आप जानते हैं कि हमारे देश में वर्शिप प्लेसेस एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मौजूद है। तो ये कहता है कि 1991 में कानून बना था, और वो कहता है कि 15 अगस्त 1947 को 1947 को जिस भी धार्मिक स्थल की, चाहे वो मंदिर हो, चर्च हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या बुद्ध विहार हो, उन पर वो 15 अगस्त 1947 को उनकी जो पोजीशन थी उस पोजीशन को कुछ अल्टर नहीं किया सकता, वो अला अले बाकी रही, एज यूजुअल बाकी रही। लेकिन अब आप जानते हैं कि उस कानून के होने के बावजूद भी सर्वे हो रहे हैं मस्जिदों में। संभल में सर्वे शुरू हो गया, बनारस में सर्वे शुरू हो गया, और भी जगह। और वहां पे अब वो मस्जिदों का स्ट्रक्चर, यानी मस्जिद है लेकिन उसका वो डेफिनेशन बदली जा रही है। आपको ये बता दूं मैं कि ये जब बाबरी मस्जिद का इशू सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट में 19 पेजेस पर वर्शिप प्लेसेस एक्ट का विस्तार से जिक्र था, और ये कहा कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट होने के बाद अब कोई नया डिस्प्यूट इस देश में खड़ा नहीं किया जाएगा। देखिए खड़ा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जब हम गुहार लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई उस सर्वे से तो उसका लोकल स्टैंडर्ड मालूम करने की कोशिश हो रही है, वो जानने की कोशिश हो रही है कि वो क्या था वहां पे। हम उसका नेचर तो बदल नहीं रहे, लेकिन नेचर भी बदला जा रहा है। आप जानते हैं ज्ञान बाबरी मस्जिद में फव्वारा जो था, फाउंटेन पानी का, उसको ये कह दिया गया कि ये जो है वो शिवलिंग है। वहां पे वजू की पाबंदी लगा दी गई। फिर जो है वो अंदर एक जो बेसमेंट था उसमें एक मूर्ति निकाल के यह कह दिया गया कि यहाँ पर मंदिर था, तो वहाँ पूजा पाठ शुरू हो गई। तो ये कहना चाहता हूँ मैं कि आपसे कि ये जो कुछ भी हो रहा है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, उसके धार्मिक जो स्थल है उनको टारगेट किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि हमारे देश में अब तक के ऐसा नहीं हुआ है कभी भी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब साथ साथ रहे, भाईचारे साथ रहे। अब एक डिस्प्यूट शुरू किया गया बाबरी का, वहां से ये सिलसिला शुरू हो गया कि हम कहते हैं 3000 मस्जिदें हैं जिनको मंदिरों को तोड़ के बनाया। अगर ये सिलसिला शुरू हो जाए तो कल बौद्धिस्ट खड़े होंगे कि हमारे बहुत सारे बौद्ध विवाद तोड़ के मंदिर बनाएंगे, तो फिर खुदाई के अलावा क्या रास्ता है? पूरे देश में खुदाई करेंगे क्या? हमारा कहना ये है कि हमने ये आंदोलन तय किया है कि हम उस वक्त तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि ये कानून बिल या तो वापस ले दिया जाए, और कानून बन गया तो कानून खत्म किया। ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड इस लड़ाई को लड़ रहा है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने भी ये तय किया है कि 20 अप्रैल से 27 अप्रैल तक हम एक देशव्यापी कैंपेन इसके लिए चलाएंगे।
उसमें बहुत सारे प्रोग्राम तय किए गए, वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट है। ये एक इशू है जो इस इशू पर हम आपसे की बात रखना चाहते हैं। दूसरा इशू ये है कि आप जानते हैं कि गजा में, फलस्तीन में जिस तरह का फिर से दोबारा इसराइल के जरिए से बम्बार्डमेंट हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है। अब तक के 6 से 700 लोग जंग बंदी के बाद, यानी मतलब सीज फायर हो जाने के बाद और माहिदा हो जाने के बाद के इनके बंधक छोड़े जाएंगे, उनके बंधक छोड़े जाएंगे, दरमियान में ये सिलसिला शुरू हुआ है। तो ये सिलसिला गलत है, ये जीनोसाइड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमें अफसोस है कि पूरी वर्ल्ड लेवल के ऊपर में जितने बड़े बड़े कंट्री हैं, अमेरिका है, यूरोप है, मुस्लिम कंट्रीज है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। यूएनओ डिफंक्ट हो गई है, यूएनओ की बात नहीं हो रही। हम समझते हैं हमारे देश को जो ये कहता रहा है अब तक के कि हम गांधी जी ने ये बात कही थी कि जिस तरह यूनाइटेड किंगडम जो है, जिस तरह यूनाइटेड किंगडम यूके जो है ब्रिटिशर्स के लिए है, उसी तरह फलस्तीन जो है फलस्तीनियों के लिए। लेकिन ये सिलसिला चल रहा है कि साहब अब वहां पे मुसलमानों को, बच्चों को खदेड़ा जा रहा है और वो बहुत क्लियर कट ट्रंप ने ये कह दिया है कि हम गाजा को फलस्तीनियों से खाली करा। आप जानते हैं जब इसराइल बना था, बाहर से यहूदियों को, ज्यूज को लाकर यहाँ बसाया गया था। वहां पे यहूदी स्टेट का या इसराइल का कोई वजूद नहीं था। 1948 में यूके और यूरोपियन की साजिश से, उनकी कंस्पिरेसी से यहाँ फलस्तीन के अंदर यहूदियों को लाकर बिठाया गया। पहले 33 और 33% ज्यूज के पास और 67% मुसलमानों के पास जमीन थी। अब वो घटकर मुसलमानों के पास 33% से भी कम रह गई है और ज्यूज का से बढ़ता जा रहा है। तो ये बेसिकली ये इसराइल जो है वो ऑक्युपाइड नेशन है, उसने हस्तक्षेप करके जमीन पे कब्जा किया है, उनको अपनी जमीन बेदखल किया है। तो हमारा मानना ये है कि हमारा देश जो, जब गांधी जी ने ये बात कही थी और हमने 1992 तक इसराइल को अपना दूतावास बनाने की इजाजत नहीं दी थी, यहाँ देश एम्बेसी बनाने की इजाजत नहीं दी थी। इसलिए नहीं दी थी कि हम उसको एक इलीगल देश मानते थे। 92 में दूतावास बनाने की इजाजत दी गई, बायलैटरल मिशन कायम हुए, अब वो बढ़ते बढ़ते स्ट्रेटेजिक रिलेशन बदल गए। लेकिन अभी भी भारत की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं हुआ है। भारत की पॉलिसी ये कहती है कि हम फलस्तीनियों के लिए फलस्तीनी स्टेट, 2 स्टेट फॉर्मूले को भारत ने सपोर्ट किया है। हमारा मानना ये है कि इस वक्त इसराइल जो कुछ भी कर रहा है फलस्तीन में, उसके खिलाफ इसराइल भारत को खड़ा होना चाहिए और भारत को कोई सपोर्ट इसराइल का नहीं करना चाहिए। इसराइल एक इलीगल देश है, इसराइल एक टेररिस्ट कंट्री है। इसराइल ने जो है वो फलस्तीनियों के मौलिक अधिकारों को खत्म किया है। इसलिए हम समझते हैं कि भारत को आगे बढ़कर फलस्तीनियों का साथ देना चाहिए, गजा के लोगों का साथ देना चाहिए, उनको ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने में उनको भी भागीदारी देनी चाहिए। धन्यवाद। बीजेपी ने कहा वक़्फ संपत्ति में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए वक़्फ अमेंडमेंट जरूरी है। क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा है। तो वक्फ बोर्ड किसके अंडर में है बताइए? सेंट्रल वक्फ काउंसिल किसके अंडर में है? भ्रष्टाचार हो रहा तो उसको दूर करना चाहिए। वक्फ बिल में तो भ्रष्टाचार को रोकने की कोई उपाय नहीं बताएंगे, तो कोई बात नहीं बताइए कैसे वक्फ भ्रष्टाचार को रोका जाएगा। तो अब जो हस्तक्षेप किया जा रहा है वक्फ एक्ट में, उस हस्तक्षेप से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ये बिल्कुल गलत बात है जो बीजेपी कह रही है, इसका कोई इशू नहीं है। अगर भ्रष्टाचार था तो उसको रोकने का उपाय बताना चाहिए, कोई उपाय नहीं बताया। एक भाजपा नेता ने कहा कि मुसलमान के लिए अलग बोर्ड क्यों होना चाहिए, ये सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। तो फिर हिंदुओं के लिए जो हिंदू इंडोमेंट्स हैं उसमें ये बात है कि उसके लिए जो लोग नियुक्त होकर आते हैं वो सब हिंदू होते हैं, कंडीशन है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर जितने लोग इलेक्ट होकर आते हैं वो सब सिख होते हैं, कोई नॉन सिख नहीं होता है। तो वक्फ बोर्ड भी संशोधन होना चाहिए, ये बताइए ना। आपने जो अभी कहा, जो मेलिंग का जो सिस्टम हमने लोगों ने किया था, वो मतलब वक़्फ बिल के विरुद्ध, वो तो मेल सेंड नहीं हो रहा।
5 करोड़ आप लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन मेल तो सबसे नहीं हो रहा था। नहीं, हमारे पास जो दावा है वो इस बुनियाद पर है कि जो मेल मिल गए, जो नहीं गए उन पे नहीं है। हमारे पास जो फीडबैक आया है, क्योंकि हमने उसमें वो जो बैन ऐप बनाया था उसमें जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो हमको फीडबैक मिलता है, हम अपने फीडबैक को दावा कर रहे हैं। हो सकता है रिश्तेदार लोगों ने भेजा होगा, कुछ एक्सेप्ट हुआ होगा, कुछ एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा। तो जो एक्सेप्ट हुआ है उसके भी यहाँ पर हम यहाँ पर दे रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे इसके खिलाफ? जितने लीगल, जितने डेमोक्रेटिक, जितने राजनीतिक रास्ते अवेलेबल है सबका इस्तेमाल। मैंने बताया आपको कि हम 26 तारीख को पटना में और 29 तारीख को आंध्र प्रदेश में धरना दे रहे हैं बीजेपी की जो अलाइज है उनको समझाने के लिए कि अगर आपने इस बिल को सपोर्ट किया तो एक बात ये कि आप बीजेपी के कम्युनल एजेंडे का साथ दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद आपको मुसलमानों से वोट की कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। तीसरी बात यह कि सिर्फ मुसलमान नहीं, हमारे साथ तो सिख भी खड़े हैं, ईसाई भी खड़े हैं, दलित भी खड़े हैं, ओबीसी भी खड़े हैं और सिविल सोसाइटी के लोग भी खड़े हैं। तो ये बात सिर्फ मुसलमान नहीं कह रहा है, ये सब कह रहे हैं। और उनको ये अंदेशा है कि आज मुसलमानों पे हाथ डाला गया, कल सिखों पर डाला जाएगा, परसों टेम्पल्स पे हाथ डाला जाएगा। इसलिए कि इनको तो ये चीजें खटक रही है, ये लेकर अपने पूंजीपति लोगों को देना चाहते हैं। फिलिस्तीन में जो हुआ, इजराइल का पीएम कहा ये केवल शुरुआत है, इससे भी ज्यादा होगा। और देखिए ना, जब कोई मुल्क जो यूनाइटेड नेशन के लॉज हैं, उनके जो रूल्स हैं, उसका उल्लंघन करता है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में जो बहुत सारी बातें तय है उन सब के खिलाफ काम करता है, तो ये हरकत करेगा। इसराइल ने यूनाइटेड नेशन की कितने रेजोल्यूशन को उठा फेंक दिया। ये जो फैसला हुआ था कि 2 स्टेट सोल्यूशन वाला, तो ये तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर और फिलिस्तीन के जो महमूद अब्बास थे उनके दरमियान हुआ था ये फैसला, उसको नहीं माना आज तक। तो बस सवाल ही पैदा होता है कि अगर हमारे देश हमारे इसमें कोई टेररिस्ट कंट्री है तो क्या आप उसको सब करने देंगे, जिसके साथ खिलवाड़ करे, जिसको मार दे। फिर देखिए, आप गाजा को और आप वेस्टर्न कोर्ट को जाकर देखेंगे, जिनका मुल्क था उनको धकेलते जिनका देश था उनको धकेलते 2 छोटे छोटे जेलों में बंद कर दिया गया। ये ओपन जेल है, गजा और वेस्ट बैंक ओपन जेल है। उनके लिए कोई पानी खाना भी जाता है तो इसराइल की मर्जी से जाता है, कोई एड आना है बाहर से तो वो भी इसराइल कहेगा तो जाएगी, तो नहीं जाएगी। तो ये क्या है? ये एक देश के लोगों को आपने बंधक बना दिया है, उनका कोई इंडिपेंडेंट राइट नहीं है और उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठने की। ये बहुत गलत बात है। फिलिस्तीन नाम से कोई स्टेट इंडिपेंडेंट कंट्री है क्या दुनिया में? जिनका कंट्री था उनको आपने धक्का देते 2 जेलों में बंद कर दिया, अब उनको वहां भी चैन से रहने दे रहे। ये तो गलत बात है। अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो उसके साथ थी। डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है वो तो आप देख ही रहे हैं। आते के साथ में शुरू कर दिया, भारत से ट्रेड के रिलेशनशिप को कैसे खराब कर दिया गया, बाकी लोगों से खराब कर दिया गया, वो आपके सामने है। अभी वहां पे दो स्टूडेंट्स को सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने फलस्तीनियों के सपोर्ट में बात की थी, उनको निकालने का आदेश कर दिया था। अभी तो कोर्ट ने उसको आदेश पर रोक लगा दी। तो डोनाल्डो में और हमारे देश के प्रधानमंत्री का कोई ज्यादा फर्क नहीं, वो भी 1 वे ट्रैफिक चलता है, यहाँ भी 1 वे ट्रैफिक। সাজানবাবুর কাছে প্রশ্ন যে শুভেন্দু অধিকারী একদিকে সাম্প্রদায়িক বক্তব্য এবং সাথে তিনি এও বলছেন যে মুসলমান যেসব এমএলএ রয়েছে তাদেরকে বার করে দেওয়া চ্যাংদোলা করে, এবং মুসলমানরা বাংলাদেশি বারবার এইসব কথা বলছে। এই সাম্প্রদায়িক যে তার বক্তব্য, এর বিরুদ্ধে আপনাদের পার্টির স্ট্যান্ড কি থাকছে? প্রথমত হচ্ছে আমাদের কথা হচ্ছে যে শুভেন্দু অধিকারী এক তো স্বপ্নে বিভোর, তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন, মনে করছেন যে এবারই লাস্ট চান্স, এবার যদি আমি না হতে পারি তাহলে আমি মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবো না। এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে তিনি হয় আবল তাবল বকছেন এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করছেন, অথবা তিনি হচ্ছেন একজন প্যারালাইজড বিরোধী দলনেতা আমি মনে করি। কারণ তিনি বলছেন যে মুসলিম বিধায়কদের, তৃণমূলের মুসলিম বিধায়কদের চ্যাংদোলা করে বাইরে বের করে দেবেন বিধানসভার বাইরে। তাহলে
তৃণমূলের হিন্দু বিধায়কদের ব্যাপারে তার কোনো আপত্তি নেই। অতএব এই দৃষ্টিতে আমরা যদি দেখি তাহলে এটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার যে তিনি মানে বিজেপি মানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে সমস্ত এমএলএ তাদের বিরুদ্ধে তার বক্তব্য রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে তার বিরোধী তিনি, কিন্তু তৃণমূলের হিন্দু বিধায়কদের ব্যাপারে তিনি তার কোনো বিরোধিতা নেই। অর্থাৎ তলে তলে একটা গোটাপ কেস এবং এই বিভাজনের মধ্য দিয়ে তিনি পোলারাইজেশনের মধ্য দিয়ে হিন্দু ভোটকে একত্রিত করে যে কোনো মূল্যে মানে করার চেষ্টা করছেন, তিনি ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করছেন। এতদিন আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন বিজেপি শাসিত দেশগুলো রাজ্যগুলোতে মব লিঞ্চিং এর ঘটনা ঘটছে, এখন দেখতে পাচ্ছি আমরা পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের ঘটনা প্রায় ঘটছে। অহরহ বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ তুলে মারধর করা হচ্ছে, গণপ্রহারের মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে ইতিপূর্বে। তো সেক্ষেত্রে প্রশাসনের তেমন ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না, কি বলবেন? হ্যাঁ, মানে বিজেপি তো একদিকে যেমন বিভেদের রাজনীতি করছে, সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে, ঠিক তেমনি এখানে এর মানে অপোজিশন হিসাবে এর বিপক্ষে বাংলার শাসক দলের যে ভূমিকা নেওয়া দরকার ছিল, এটাকে কড়া হাতে দমন করা দরকার ছিল, সে ব্যাপারে দমন না করে বরং নীরবতা বজায় রেখেছেন এবং এই নীরবতা বরং এই ধরনের ঘটনাকে আরো বেশি মানে করবে, এই ধরনের ঘটনাকে আরো বেশি প্রশ্রয় দিবে। তো এটা কখনোই কাম্য নয়। সেই জন্য শাসক দলের সাথে সাথে যারা বাংলার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ সকলকে এগিয়ে আসা দরকার এ ব্যাপারে এবং এই ধরনের ঘটনার নিন্দা জানানো দরকার, যাতে করে বাংলার যে ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্য বজায় থাকে। ঠিক, থ্যাংক ইউ।